स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कौन से भिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि संक्रामक रोगों से बचाव हेतु अपनाए जाने वाले जन स्वास्थ्य उपाय की अगर बात करें तो सबसे पहले तो स्वच्छता होनी चाहिए, यानी पीने का शुद्ध जल होना चाहिए, साफ भोजन होना चाहिए एवं स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। दूसरा, टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन, पोलियो, खासरा, चेचक आदि के टीके समय पर लगवाने चाहिए। उसके बाद कीट नियंत्रण यानी मच्छर व मक्खियों का नाश करने वाला और घर में मच्छरदानी का प्रयोग सोते वक्त जरूर करें। उसके बाद क्वारंटाइन या अलगाव यानी रोगियों को स्वस्थ लोगों से अलग रखना चाहिए। और ई नंबर में है आपका स्वास्थ्य शिक्षा, यानी लोगों को स्वच्छता व रोगों की जानकारी देना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल, दवाएं व नियमित स्वास्थ्य जांच जो है उपलब्ध कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके किसके उपाय हैं, तो रोगों के विरुद्ध रक्षा उपाय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, जैविकी के अध्ययन से हमें रोगजनक जैसे कि सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि की पहचान हुई है। उसके बाद रोग के संचरण के तरीके यानी वायु, जल, संपर्क वाहक द्वारा ये सब पता चला है। तीसरा, एंटीबायोटिक व एंटीवायरल दवाओं का विकास हुआ है। उसके बाद टीकों का यानी वैक्सीन का निर्माण संभव हुआ है। रोग फैलाने वाले वेक्टर जैसे कि मच्छरों को नियंत्रित करने के तरीके मिले हैं। उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम की समझ बढ़ी है, जिससे नई चिकित्सा पद्धतियाँ की विकसित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। पहला कि अमीबियासिस, तो इसका जो संचरण होता है वो होता है दूषित भोजन व पानी में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट द्वारा। ठीक है, दूसरा है मलेरिया का संचरण कैसे होता है, तब फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से, जिसमें मौजूद रहता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि प्लाज्मोडियम क्या है। उसके बाद तीसरा जो है रोग वो है एस्केरियासिस जो फैलता है वो फैलता है दूषित भोजन व पानी में मौजूद एस्केरियासिस के अंडों द्वारा। ठीक है, अगला रोग है निमोनिया फैलता है संक्रमित व्यक्ति की खांसी बूंदों में या दूषित वस्तुओं द्वारा जो है निमोनिया फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलवाहित रोगों की रोकथाम के उपाय क्या अपना सकते हैं आप। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जलवाहित रोगों की रोकथाम के निम्न उपाय अपनाया जा सकता है। पहला कि शुद्ध व उबला हुआ पानी पीना चाहिए। दूसरा, पानी की टंकियों को ढक कर रखना चाहिए। तीसरा, बर्फ, कच्चा फल व गंदा भोजन नहीं खाना चाहिए। चौथा, हाथ धोने की आदत डालना चाहिए। पांचवा, स्वच्छ नाली व सीवर का सिस्टम होना चाहिए। और लास्ट कि पीने के पानी का क्लोरीकरण करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि उपयुक्त जीन वह जीन होता है जो किसी रोगजनक यानी पैथोजन में प्रतिजन यानी एंटीजन बनाने की क्षमता रखता है। इस जीन को डीएनए वैक्सीन में प्रयोग करके जब शरीर में पहुंचाया जाता है तो हमारी कोशिकाएं उस प्रतिजन का उत्पादन करती है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाती है और रोग के विरुद्ध सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंग का नाम बताइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, प्राथमिक लसिकाएं यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के, तो वह है अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो और थाइमस। जबकि द्वितीयक जो है जिसे दूसरा जिसे लसिका अंग के नाम की अगर बात करें तो वह है सेकेंडरी में अगर बात करें तो वह है प्लीहा यानी स्प्लीन, लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स यानी उसके बाद MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, MALT। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के आपको वही फुल फॉर्म बताना है। सबसे पहले MALT है जो अभी पढ़े हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
उसके बाद है CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद एड्स AIDS तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। NACO यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछता है ये सब। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। पहला है सहज या जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है आपको। तो पहला में बात करें तो अंतर में, तो सबसे पहले तो अगर बात करें निम्नलिखित भेद उदाहरण, इस सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सहज यानी जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में भेद। तो सहज क्या होता है, जन्मजात, तो प्रतिरक्षा वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है और यह शरीर की सामान्य रक्षा प्रणाली है जो सभी प्रकार के रोग जनकों के खिलाफ काम करती है। उदाहरण इसके हो जाएंगे त्वचा, पेट का अम्ल, आंसू, ये सब। ठीक है, ये हो गए सहज यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। वहीं बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है और यह विशेष रोगजनक के खिलाफ कार्य करती है, जिसमें जो है शरीर विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं बनाता है। उदाहरण इसका हो जाएगा चेचक, टिटनेस, पोलियो इत्यादि के लिए यह विकसित प्रतिरक्षा होती है। अगला प्रश्न है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताना है आपको। तो सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब शरीर स्वयं रोगजनक या वैक्सीन के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षक यानी एंटीबॉडी बनाता है और यह धीमी लेकिन दीर्घकालिक होती है। उदाहरण के लिए टीकाकरण के बाद प्राप्ति जो है प्रतिरक्षा जो है वह सक्रिय प्रतिरक्षा में है। वहीं बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो यह जो है शरीर में जो है प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षक सीधे शरीर में तो दिए जाते हैं, ना कि शरीर स्वयं बनाता है, और यह तुरंत तो काम करती है लेकिन अल्पकालिक होती है। उदाहरण के देखा जाए तो नवजात शिशु को जो है माँ के दूध से प्राप्त जो है प्रतिरक्षा, वो कैसे प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अगला प्रश्न में आपको प्रतिरक्षी यानी प्रतिपिंड अणु का एक अच्छी तरह नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से बना लीजिएगा, जिसमें एक लघु श्रृंखला हो, एक दीर्घ श्रृंखला हो, और एक लाइट चेन हो और एक हेवी चेन हो। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी HIV का संचारण होता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि HIV एड्स के संचारण के विभिन्न रास्ते की बात करें तो सबसे पहले तो है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, दूसरा संक्रमित सुई या सिरिंज का प्रयोग करने पर भी फैलता है HIV। उसके बाद तीसरा कि संक्रमित रक्त चढ़ाना, और चौथा जो है कि संक्रमित मां से शिशु में जाता है, यानी जन्म के समय जो है स्तनपान से, जन्म के समय या स्तनपान से भी जो है HIV पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है कि वे कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा HIV विषाणु शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य कोशिकाएं जिसे CD4+ टी यानी टी कोशिका कहते हैं, उन्हें संक्रमित करता है। यह विषाणु इन कोशिकाओं के भीतर अपना गुणसूत्र यानी RNA डालकर कई बार खुद की नकल करता है और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और इस वजह से प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य रक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति अनेक संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को HIV का CD4 टी कोशिकाओं को संक्रमित कर उसका नाश करना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसमान कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है। इसका उत्तर लिखिएगा प्रसमान कोशिकाएं और कैंसर कोशिकाएं के बीच मुख्य भेद निम्नलिखित है। पहला, प्रसमान कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से विभाजित होती है, जबकि कैंसर कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित और निरंतर होता है। उसके बाद कि समान कोशिकाओं के संस्पर्श यानी संदमन कॉन्टैक्ट इनिबिशन द्वारा होता है, यानी वे जब अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो विभाजन बंद कर देती है, पर कैंसर कोशिकाओं में यह गुण नहीं होता है। यानी अगर मान के चलिए कि कोई कोशिका में अगर विभाजन कर रहा है तो कोई दूसरे कोशिका के साथ मिलता है तो विभाजन बंद हो जाता है, जबकि कैंसर कोशिका में ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बनाती है और वह ट्यूमर जो है आसपास के ऊतकों में फैल सकता है और शरीर के अन्य भागों तक जा सकता है। उसके बाद समान कोशिकाएं विशेष कार्य करती है, जबकि कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करके अपरिपक्व और असामान्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। तो आंसर लिखिएगा कि मेटास्टेसिस का
मतलब है कि मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कैंसर की कोशिकाएं अपने प्रारंभिक स्थान यानी प्राथमिक ट्यूमर से शरीर की अन्य दूरस्थ हिस्सों में फैल जाती है और वहां नए ट्यूमर यानी द्वितीयक ट्यूमर बना देती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल या ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभाव की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, एल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग के हानिकारक प्रभाव। पहला कि शरीर के अंग जैसे लीवर, दिमाग और दिल का नुकसान होता है। दूसरा, याददाश्त और सोचने की क्षमता कमज़ोर होती है। तीसरा, व्यवहार में बदलाव, गुस्सा, उदासी और अकेलापन महसूस होता है। उसके बाद परिवार और समाज से दूर होना, रिश्ते खराब होना, ये सब एल्कोहल के कुप्रयोग है। उसके बाद गंभीर बीमारियां जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद भविष्य में एडिक्शन यानी लत लगने की भी चांस होती है। और साधारण शब्दों में बात करें तो एल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग से शरीर, दिमाग और समाज पर बुरा असर पड़ता है, जो बीमारी और लत की वजह बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को एल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे प्रभाव से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? यानी बहुत कोई इस यंग एज में होता है कि कोई दोस्त फोर्सफुली कहता है आपको शराब पीने के लिए, तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि हाँ, मित्रगण किसी को एल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे प्रभाव से बचने के उपाय जो है यहाँ पर देखिए, लिखिएगा कि सकारात्मक सोच बनाएं और नकारात्मक दबाव को न स्वीकार करें। मतलब कोई भी मित्र हो, कितना भी दबाव बना दे कि हाँ तुम मेरा मित्र नहीं है, तुम मेरा दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, इस सब किसी पर भी नकारात्मक दबाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा हमको वाक्य याद आता है, एक अवध हो जैसा है, तो उनका एक वाक्य याद आता है कि जो शराब पीने के लिए अगर कोई दोस्त फोर्सफुली कहे कि तुम नहीं पिएगा, तुम मेरा भाई नहीं है, तो तुम भी नाली से एक गिलास पानी उठाओ और दे दो पीने के लिए कि तुम ये पी लो, मैं तुम्हारा शराब पी लूँगा। ठीक है, तो सकारात्मक सोच बनाइए और नकारात्मक दबाव को स्वीकार नहीं कीजिए। उसके बाद मजबूत निर्णय क्षमता विकसित करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। उसके अगला कि अपने माता पिता या विश्वसनीय वयस्कों से बात करें और सलाह लें। ठीक है, उसके बाद अपने आप को स्वस्थ शौक, खेलकूद या पढ़ाई में व्यस्त रखें। उसके बाद अगर मित्र दबाव बनाए तो सपाट तौर पर उसको ना कहना सीख लीजिए कि नहीं भाई हमको नहीं पीना है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की मदद लें। अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई व्यक्ति एल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना उसके लिए कठिन होता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आंसर कि जब कोई व्यक्ति एल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है, क्योंकि पहला कारण है कि ये पदार्थ जो है मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करते हैं जो सुख और खुशी की भावना पैदा करता है। यानी एक जो है केमिकल एक रिलीज होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में जाता है, जो कि जहाँ पे पड़ने पर वहाँ मतलब उस केमिकल को जाने से उस मस्तिष्क में खुशी और सुख की जो है भावना पैदा करता है, जिससे व्यक्ति को वह बार बार सेवन करने की इच्छा होती है। ठीक है, यानी जो खाने मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके कुछ ना कुछ आपको खुशी ज़रूर देता होगा खाने पीने पर, तो ये इसमें खास प्रकार का एक केमिकल होता है। उसके बाद समय के साथ इस शरीर इन पदार्थों का सहनशील हो जाता है। यानी पहले तो मतलब थोड़ा थोड़ा सब मतलब नशा करता है, लेकिन शरीर इन पदार्थों का सहनशील हो जाता है। यानी उन्हें पहले से ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है ताकि वही असर मिले। धीरे धीरे उसका कम अगर लेगा तो उसका असर उतना नहीं रहता है। और नशे की लत शारीरिक और मानसिक दोनों होती है, जिससे व्यक्ति बिना सेवन के महसूस करता है कि वह ठीक नहीं है। इसलिए कहता है ना कोई कि वह शराब नहीं पिए तो मर जाएगा। कोई व्यक्ति के बारे में ऐसा सुने होंगे। तो होता है वही चीज़ कि नशे की लत शारीरिक और मानसिक दोनों होती है, यानी जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह अगर शराब नहीं पिया है तो वह ठीक अभी नहीं है, वह बीमार पड़ गया है। उसके बाद कि आदत बनने के कारण व्यक्ति के दिमाग में इन पदार्थों के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव भी इस लत को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसलिए एल्कोहल या ड्रग की लत एक जटिल बीमारी की तरह होती है
और इससे छुटकारा पाना केवल मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव नहीं होता, बल्कि चिकित्सीय सहायता की भी आवश्यकता होती है। मजबूत इच्छा शक्ति तो होना चाहिए छोड़ने की, साथ ही साथ उसमें मतलब ट्रीटमेंट इलाज भी करवाना पड़ता है जिससे वह एल्कोहल से छुटकारा पाए। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से किशोरों को एल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस एज में जो है किशोरों को एल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए प्रेरित करने वाले कारण और इससे बचाव के तरीके अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि प्रेरित करने के कारण जान लेते हैं कि सबसे पहले तो जिज्ञासा और नया अनुभव करने की इच्छा होती है लोगों कि पी के देखते हैं कि कैसा लगता है। सबसे पहले तो नशा की शुरुआत यहीं से होती है कि जिज्ञासा रहता है अंदर से कि कैसा लगता है उसका स्वाद। उसके बाद दोस्तों का दबाव और समूह में स्वीकारता पाने की चाह, यानी जो दोस्त की मतलब कोई ना कोई दोस्त आपको दबाव बनाएगा और आप जो है समूह में स्वीकार मतलब एक तरह से दोस्त के जहाँ पे माहौल है अगर उससे दोस्ती में माहौल में रहते हैं तो आप पर भी प्रेशर बनेगा ही आपको पीने के लिए। तीसरा कि तनाव या असुरक्षा या आत्मसम्मान की कमी, अगर आप स्ट्रेस में हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आत्मसम्मान की कमी है, तो ये जो है अल्कोहल के लिए ये भी एक जिम्मेदार फैक्टर है। उसके बाद टीवी, इंटरनेट और मीडिया का गलत प्रभाव, टीवी में या इंटरनेट में या फिल्म में देखते हैं कि हीरो अगर अल्कोहल ले रहा है तो आप भी सोचते हैं कि हम भी उसी तरह हीरो बने, ठीक है। उसके बाद परिवार में अस्थिरता या निगरानी की कमी, एक रीज़न ये भी है कि माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे जो है वह एल्कोहल लेता है, जिससे वह मतलब निगरानी की कमी के कारण वह एल्कोहल लेना यानी शराब पीना चालू कर देता है। उसके बाद अपनी समस्याओं से बचने के लिए नशे का सहारा लेना, बहुत कोई सुनते होंगे कि वह स्ट्रेस में है, अपनी समस्या से कम जूझ नहीं पा रहा है तो इसलिए वो शराब पीता है, जबकि यह जो है समस्या से बचने के लिए एक आलसी उपाय है, ठीक है। और इससे बचने का उपाय क्या है कि शराब से बचने का उपाय तो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का विकास करना होगा, ठीक है। यानी एल्कोहल से क्या क्या नुकसान है ये सब जानना पड़ेगा। उसके बाद माता पिता और अध्यापकों के द्वारा सही मार्गदर्शन भी जरूरी है कि बच्चे जो है शराब नहीं पिए, माता पिता के साथ साथ अध्यापक की भी जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद अच्छे दोस्तों का समूह होना चाहिए और स्वस्थ शौक अपनाना चाहिए। आप ऐसा शौक अपनाएं कि जिससे आपका लाइफ सेटल हो, नहीं कि आप एल्कोहल या ये सब शौक अपनाएं कि जिससे आपका लाइफ ख़त्म हो, ठीक है। उसके बाद तनाव और दबाव को समझदारी से संभालना सीखना चाहिए, यानी कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो या कोई भी प्रेशर हो, तो एक मानव जीवन है, मानव जीवन को इसको समझदारी से संभालना चाहिए, न कि आप एक शराब की लत में पड़कर उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। ये मेरा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में सभी को बताएं, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की सहायता लेना जब जरूरी हो, कि जब किसी को अगर शराब की लत लग चुकी है तो उसको काउंसलर की सहायता या उसको कहते चिकित्सीय सहायता देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के टोटल एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन, तो इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।